फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 11। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सुश्रुत निदान स्थान 12। वृद्धि। वृद्धि के कितने लक्षण होते हैं, कितने भेद होते हैं? वृद्धि के भेद होते हैं 7। VPKR वात पित्त श्लेष्मा रक्तज मेदज मूत्रज और आंत्रवृद्धि। वृद्धि सन्निपातज नहीं होती है, ये याद रखिए आप। तो लक्षणों में अगर हम देखें तो वातिक अनिल परिपूर्ण वस्ति विवातता, मतलब जो अनिल परिपूर्ण हवा से भरी हुई जो वस्ती होती है वैसे ही वातिक वृद्धि प्रतीत होती है। पैतिक में पक्व उदंबर। अगर हम लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था जो विधृति होती है पैतिक वो भी पक्व उदंबर के सदृश ही दिखती है, एंड वृद्धि पैतिक भी पक्व उदंबर समान ही होती है। कफज में कंडुमति, कफज वृद्धि में कंडू, कफज के साथ कंडू हमेशा एसोसिएटेड ही होता है। मेदोज में ताल फल के जैसे, ओके। एंड रक्तज में, रक्तज विधृति में भी हमने देखा था कृष्ण स्फोट होते हैं, मतलब ब्लैक ब्लिस्टर्स होते हैं। एंड रक्तज वृद्धि में भी हम देखते हैं कृष्ण स्फोटवत, एंड रक्तज उपदंश में भी कृष्ण स्फोट मिलते हैं, ठीक है। मूत्रज, मूत्रज होता है अम्बुपूर्ण धृतिरिव क्षुम्यति मूत्रकृच्छ। मूत्रज वृद्धि जो होती है वो हाइड्रोसील के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें अम्बुपूर्ण मतलब जो स्क्रॉटम होता है वो पानी से भरा हुआ जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही मूत्रज वृद्धि प्रतीत होती है। अम्बुपूर्ण धृतिरिव क्षुम्यति मूत्रकृच्छ सिम्टम्स होते हैं इसमें, यूटीआई के सिम्टम्स आपको मिलते हैं। तो ये मूत्रज वृद्धि के लिए बोला गया है, अम्बुपूर्ण धृतिरिव क्षुम्यति मूत्रकृच्छम। अच्छा, अति मैथुन और अति ब्रह्मचर्य ये दोनों किसके लक्षण, किसके निदान हैं? अति मैथुन अति ब्रह्मचर्य उपदंश के निदान है। उपदंश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उपदंश के अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखें तो कितने भाव भेद बताए गए हैं? उपदंश के 5 भेद बताए हैं सभी आचार्यों ने। VPKRS वात पित्त कफ रक्तजन सन्निपातज, जबकि वृद्धि सन्निपातज नहीं होती। एंड अगर हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो उपदंश, आचार्य सुश्रुत ने उपदंश के ऐसे लक्षण बताए हैं, ऐसे सिम्टम्स बताए हैं जो कि सिर्फ मेल्स में मिलते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उपदंश अकर ओनली इन मेल्स, बट आयुर्वेद ने उपदंश मेल फीमेल दोनों में होना बताया है। शनय शोफम जन्यति, शनय शोफम धीरे धीरे शोफ होता है, किस प्रॉब्लम में होता है, किस डिजीज़ में होता है? श्लीपद में। शनय शोफम जन्यति श्लीपद का लक्षण है। इसके बाद आ जाते हैं क्षुद्र रोग। क्षुद्र रोग आप याद कर सकते हैं 60 मतलब 60, 44, 43, 36, 0। 60 किसने माने हैं? षडंगर ने। 44 किसने माने हैं? सुश्रुत ने। 43 माने हैं माधव ने। 36 माने हैं वाग्भट ने। एंड चरक ने 0, चरक ने क्षुद्र रोग नहीं माना है। क्षुद्र रोग में सबसे पहले पालित्य आ जाता है। ये किसके कारण होता है? पित्त के कारण। पालित्य पित्त। रोमांतिका, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रोमांतिका कफ और पित्त के कारण होता है। दारुणक, दारुणक मतलब डैंड्रफ, सोबोरियम मतलब डैंड्रफ को दारुणक बोलते हैं। एंड ये इसमें वात और कफ होता है। मशक, मशक मतलब जो वॉट्स होते हैं, मोल होता है, वो वात के कारण होता है। मुख दूषिका, मुख दूषिका में वात कफ एंड रक्त होते हैं दोष। विसर्पवत सर्पवती, विसर्पवत सर्पवती इसको जालक गर्दर्भ भी कहते हैं। कुनख का पर्याय क्या है? कुलीन। वाल्मीक और तिल कालक त्रिदोषज होते हैं। एंड परिवर्तिका, परिवर्तिका का मतलब होता है पैराफिमोसिस, इसमें व्यान वायु इन्वॉल्व होता है। चिप का पर्याय क्या होता है? क्षतरोग या उपनख। पाषाण गंधर्व, पाषाण गर्दभ ये है, इसको बलास पवनात्मक भी बोलते हैं, मतलब कि ये वात और कफ के कारण होता है। बलास पवनात्मक किसे बोलते हैं? पाषाण गंधर्व। इसके अलावा खालित्य, खालित्य को हम इंद्रलुप्त भी कहते हैं, रुजा भी कहते हैं। इसमें त्रिदोष वात पित्त कफ एवं रक्त इन्वॉल्व होते हैं। इसके कारण खालीपन, हेयर फॉल, जो एलोपेशिया खालित्य होता है। वाग्भट ने
अहिपूतना नामक क्षुद्र रोग को पृष्ठारु, गुदकंद या मात्रका दोष भी कहा है। अहिपूतना को पृष्ठारु, गुदकंद, मात्रक दोष कहा है। एंड निरुद्ध प्रकाश को निरुद्ध मणि बोला है। ठीक है। एंड सन्निरुद्ध गुद, निरुद्ध प्रकाश, मशक, सन्निरुद्ध, निरुद्ध, मशक, ये तीनों इसमें वात दोष इन्वॉल्व होता है। एंड इसके बाद है परिवर्तिका, प से परिवर्तिका, प से पद्मनिकंटक एंड दारुणक, ये तीनों इसमें वात और कफ होते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रमुख शूक दोष के लक्षण। दोस्तों शूक दोष क्या होता है? जब हम लिंग वर्धक, लिंग के साइज को वर्धन करने के लिए कोई भी फॉर्मुलेशन पेशेंट पे यूज़ करते हैं एंड वो फॉर्मुलेशन अगर ठीक से यूज़ ना की जाए तो उससे लिंग पर जो डिजीज़ होते हैं उसको, लिंग पर जो दोष होते हैं उसको शूक दोष कहते हैं। और शूक दोष सुश्रुत ने और योग रत्नाकर ने 18 माने हैं, वाग्भट ने 18 माने हैं, शार्ङ्गधर ने माने हैं 24। तो सबसे पहला है सर्षपिका, ये गौर सर्षप के तुल्य होता है। सर्षपिका गौर सर्षप। पुष्करिका पद्म पुष्कर संस्थानम, पद्म पुष्कर के समान होता है। कुंभिका, इसको जाम्बव अस्थि भी बोलते हैं। उत्तमा, उत्तमा में इसमें मुदक माश उपमम, मतलब कि मूंग और माश के दाल के जैसी होती है। इसमें 2 दालें इन्वॉल्व होती हैं इसलिए बहुत उत्तम होती हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मुद्ग माश उपमम। कुंभिका जाम्बवस्थी, पुष्कारिका पद्म पुष्कर, सर्षपिका गौर सर्षप। एंड नेक्स्ट इसमें चैप्टर स्टार्ट हो जाता है भग्न का, निदान 15। बट इसमें एक ही लाइन, इसमें एक ही क्वेश्चन बताया कि कुष्ठ और श्वास रोगी में अगर भग्न हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो वो कृच्छ साध्य होता है। इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि भग्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संधि मुक्त भग्न एंड कांड मुक्त भग्न। संधि मुक्त भग्न मतलब डिसलोकेशन एंड कांड भग्न मतलब फ्रैक्चर। संधि मुक्त 6 प्रकार के होते हैं एंड कांड भग्न 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके ओष्ठ रोग, प्रमुख ओष्ठ रोग। दोस्तों एक चीज़, एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि सुश्रुत ने शालाक्य तंत्र, सुश्रुत ने जो शालाक्य तंत्र है वो उत्तर तंत्र के 1 to 26 चैप्टर तक इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों का वर्णन किया है। ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों में नोज़, थ्रोट, ईयर सब आ जाते हैं, मुख भी आता है, बट इसमें आचार्य ने मुख रोगों का वर्णन नहीं किया है। आचार्य ने, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, उत्तर तंत्र 1 to 26 चैप्टर में 1 to 26 चैप्टर तक शालाक्य तंत्र का ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों का वर्णन किया है, एक्सेप्ट मुख रोग। मुख रोग आचार्य ने इसका निदान, अब सुश्रुत निदान 16 में मुख रोगों के बारे में बताया है एंड सुश्रुत चिकित्सा 22 में मुख रोगों की चिकित्सा बताई है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सुश्रुत निदान 16। ओष्ठ रोग। ओष्ठ रोग कितने होते हैं? ओष्ठ 8, ओष्ठ 8 इसके भेद हैं। वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज, मांसज। इसमें वैसे सिर्फ पैतिक, रक्तज, सन्निपातिक, मेदोज और अभिघातज बताया है, बट इसमें 8 होते हैं। वातिक ओष्ठ रोग, कफज, पैतिक, रक्तज, मांसज, मेदज एंड अभिघातज। ठीक है। एंड पैतिक जो मुख ओष्ठ रोग है, पैथिक ओष्ठ रोग सर्षप आकृति पीड़िका होती है। पैथिक ओष्ठ रोग में सर्षप आकृति पीड़िका। रक्तज ओष्ठ रोग हो जो है, इसको असाध्य माना गया है और ये खजूर फल के वर्ण जैसा होता है। ठीक है। खजूर फल रक्तज, सर्षप आकृति पीड़िका पैथिक। सन्निपातिक कृष्ण मिलिजुले लक्षण हैं, कृष्ण पीत श्वेत वर्णी। मेदोज में घृत मंड आप स्फटिक संकाशम, मतलब कि घृत मंड आभा के जैसा होता है। अभिघातज ग्रंथित होता है, उसमें ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अलावा प्रमुख दंत मूलगत रोग 8 हैं ओष्ठ रोग। अब दंत मूलगत रोग कितने हैं? 15। शीताद इसमें सारे 15 नहीं बताए, बट जितने बताए हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। सबसे पहले आ जाता है शीताद। दंत मूलगत रोग कौन से होते हैं? दंत मूल मतलब जो गम्स के, मसूड़ों के रिलेटेड रोग होते हैं।
सबसे पहला आ जाता है शीताद, इसका है शोणितम दंत वेष्टाभ्यो यो अकस्मात प्रवर्तते कफ शोणित संभव, मतलब शोणितम दंत वेष्ट आभ्यो, दंत वेष्ट का मतलब गम, गम्स ब्लीडिंग गम्स होती हैं इसमें। अब दो ही चीज़ याद रखना, शोणितम दंत वेष्ट आभ्यो, दंत वेष्ट में से शोणित निकलता है, ब्लीडिंग गम्स है, एंड कफ रक्त दोष इन्वॉल्व होता है। दंत पुप्पुट, दंत पुप्पुट में 2 या 3 दांत में शोथ या स्वेलिंग जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है। दंत वेष्ट, दंत वेष्ट में पुए रुधिरम स्रवंती पुए रुधिरम, ब्लड मिक्स पस डिस्चार्ज होता है, एंड इसमें लूज टीथ भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसको चला दंता श्लोका में बताया गया है, चला दंता भी कहते हैं जिसमें दांत हिलते हैं, एंड पुए रुधिरम ब्लड मिक्स पस डिस्चार्ज होता है। ये दंत वेष्ट के बारे में बताया है। महासौशिर, महासौशिर में तालु अवतरण हो जाता है, एंड आचार्य भोज ने तो इसको बताया है 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। भोज ने अष्टांग संग्रह में एंड दलहन में बताया है 7 दिन में मृत्यु हो जाती है, तालु अवतरण हो जाता है महासौशिर में। उपकुश, उपकुश मतलब कि गम्स दबाने पर रक्त की प्रवृत्ति होती है और छोड़ने पर वो वैसे ही अपने यथास्थिति में आ जाते हैं, ठीक है, उपकुश। वर्धन, वर्धन इसको अधिदंत भी कहा गया है, वायु के कारण अतिरिक्त दांत की उत्पत्ति होती है, मतलब दांत के ऊपर दांत की उत्पत्ति हो जाती है, हमने कई लोगों में ऐसा देखा है। अधिमास, अधिमास इसको हानव्य पश्चिमे दंते भी बोलते हैं क्योंकि ये हानव्य, मतलब हानव्य का क्या मतलब होता है, मोलर टीथ। तो अधिमास, अधिमास को दोस्तों हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। तो हानव्य, विजडम टूथ बिल्कुल लास्ट में जाके आता है, जो मोलर टीथ होते हैं उसके भी बैक साइड में। तो हानव्य के पीछे दांत की उत्पत्ति, इसमें लाला स्राव होता है, तीव्र रुजा होती है। जब विजडम टूथ निकलता है तो कितनी पेन होती है सबको पता है। तो हानव्य के पीछे दांत की उत्पत्ति होती है, मतलब मोलर टीथ के पीछे दांत की उत्पत्ति होती है, लाला स्राव स्लाइवेशन होती है, तीव्र रुजा होती है, इसीलिए हम अधिमास को हानव्य पश्चिमी दंते बोलते हैं। इसके बाद आता है दंत नाड़ी, दंत नाड़ी के भेद कितने, 5। द नेक्स्ट इज दंतगत रोग, दंतगत रोग भी 8 बताए हैं। ओष्ठगत रोग 8, दंत मूलगत रोग 15 एंड दंतगत रोग 8। इसमें सबसे पहले दालन, दालन मतलब फटना या क्रैकिंग, तो जहाँ क्रैकिंग होगी वहाँ वायु तो होगा ही होगा। तो सदा गति से तीव्र पीड़ा होती है, मतलब वायु के कारण तीव्र पीड़ा होती है। कृमि दंत, कीड़े दांत में लग जाएं तो टीथ ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसमें कृष्णवर्णी दंत व स्राव, कृष्णवर्णी दंत हो जाता है कृमि दंत में, एंड स्राव होने लगता है। दंत हर्ष, ये सबको पता है, टीथ सेंसिटिविटी, शीत या उष्ण असहाय हो जाता है इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, वैसे आचार्य ने मुख रोग टोटल 63 बताए हैं जिसके 7 अधिष्ठान हैं। अगर हम माउथ के आउटर एरिया से इनर एरिया तक शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले ओष्ठ आता है, ठीक है, एंड देन दंत मूल आता है, मतलब मसूड़े, फिर उसके बाद दांत, फिर उसके बाद जीवा, फिर तालु, फिर गला, फिर सर्वगत, ठीक है। ये है मुख रोग 63 एंड इसके अधिष्ठान है 7। दंतगत रोग में अगर हम आगे चलें तो इसमें आ जाता है भंजनक, भंजनक मतलब जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाना, वेदना होनी, और ये वात कफ दोष से होता है। दंत शर्करा मतलब दांतों के ऊपर मैल का जमना, इसमें दशनानाम गुणगनी मतलब कि गुणों का नाश हो जाता है, दांत की सुंदरता का नाश हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैल जम जाती है, वो सुंदर दिखेंगे ही नहीं, तो ये दंत शर्करा। कपालिका का मतलब क्या होता है, कपालिका मतलब दशनानाम विनाशिनी, मतलब कि इसमें जो दंत वल्कल होता है जिसको हम एनिमल भी बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, एनिमल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और इसको इस तरह से भी श्लोका में बोला गया है, दलंती वल्कानी दशनानाम विनाशिनी, ये कपालिका के लिए बोला गया है, दशनानाम विनाशिनी। इसका लेकिन पहले जो सेंटेंस है वो है दलंती वल्कानी दशनानाम विनाशिनी, वल्कल जो होता है दंत वल्कल एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाता है। शावदंत, शावदंत होता है रक्त पित्त जन्य, रक्त प्लस पित्त जन्य। हनुमोक्ष, हनुमोक्ष होता है कि लोअर जॉ डिसलोकेशन, ठीक है, लोअर जॉ डिसलोकेट होता है और इसमें अर्दित के समान हमें लक्षण मिलते हैं। हनुमोक्ष, मोक्ष, हनु को मोक्ष मिल जाता है। प्रमुख जीवा रोग, जीवा रोग कितने बताए हैं, 5। सबसे पहले वातिक जिसमें शाक प्रभ होता है,
ठीक है। वैसे ये वातिक अकेला लिखा हुआ बट इट्स एक्चुअली वातिक जीवा कंटक रोग, पैतिक जीवा कंटक रोग, कफ जीवा कंटक रोग, इसके बाद अलस है एंड उपजीविका है। तो वातिक में शाख के जैसी होती है, शाख प्रभ। पैतिक का नहीं बताया इसमें। एंड श्लैष्मिक होता है शाल्मली कंटकवत, ठीक है, श्लैष्मिक जीवा रोग शाल्मली कंटकवत। एंड इसके बाद है अलस। अलास जीवा जो होती है वो असाध्य होती है और अलास जीवा के तल पर पाक हो जाता है। आचार्य वाग्भट ने इसको मत्स्य गंध मतलब मछली के गंध के समान बताया है। अलास जीवा रोग, इसको जीवा के तल पर इसका पाक होता है, इसीलिए अलास को हम जीवा तल भी बोलते हैं, जीवा अधय भी बोलते हैं एंड जीवा मूल्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट इस उपजीविका। उपजीविका मतलब कि जीवा अग्र रूप, मतलब कि ये जीवा के ऊपर होता है एंड जीवा के अग्र का मतलब जीवा का जो अग्र रूप होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है, उसी के जैसे उसी के समान इसमें स्वेलिंग हो जाती है। जीवा के अग्र रूप के समान स्वेलिंग हो जाती है। इसमें कफ और रक्त दोष होते हैं। प्रमुख तालुगत रोगों के लक्षण। प्रमुख तालुगत रोगों के लक्षण में सबसे पहले है गलशुंडिका। गलशुंडिका, अच्छा तालुगत रोग है 9, ठीक है। तो गलशुंडिका, इसमें धमात, वस्ती प्रकाश, तृष्णा, कास, श्वास और कफज और रक्तज रोग इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे धमात, वस्ती प्रकाश, फूली हुई वस्ती के समान सोजिश हो जाती है जिससे कंठ अवरोध होता है, तृष्णा प्यास लगती है, खांसी होती है, श्वास डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। तो ये इसमें कफज और रक्तज रोग इन्वॉल्व होते हैं। धमात, वस्ती प्रकाश, तृष्णा, कास, श्वास, ठीक है, ये है गलशुंडिका। गला अवरोध हो जाता है, फूली हुई वस्ती के समान अगर स्वेलिंग होएगी गले में तो गला वैसे ही कंठ अवरोध हो जाएगा। और तुंडी केरी, तुंडी केरी को टॉन्सिलाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तुंडी केरी का वैसे मतलब होता है कपास, कपास इसका सिनोनिम होता है। तो इसमें शोफ होता है और तोद होता है, दा होता है, पाक होता है। स्थूल, तोद, दा, प्रपाकी, शोफा, स्थूल, तोद, दा, प्रपाकी, इट्स फॉर तुंडी केरी। स्वेलिंग होती है, वेदना पेन होती है, पाक हो जाता है, ठीक है। एंड इसको सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि इसका सिनोनिम कपास है तो वाग्भट ने इसे कार्पास फल के समान बताया है और आचार्य सुश्रुत ने इसको तालुगत रोगों में तुंडी केरी को इन्वॉल्व किया है, जबकि आचार्य वाग्भट ने इसको कंठगत रोगों में इन्वॉल्व किया है, ठीक है, कंठगत रोगों में माना है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस हम आचार्य सुश्रुत को देंगे, यानी कि तालुगत रोगों को में तुंडी केरी को इन्वॉल्व करेंगे। अर्बुद, अर्बुद होता है कि पद्म आकार तालु के मध्य में जो शोफ होता है। तालु पुप्पुट, ये कोल प्रमाण होता है, इसमें कफ और मेद दोष पाए जाते हैं। तालु पुप्पुट, कोल प्रमाण, कफ मेद दोष, कफ दोष है एंड मेद दूष्य, कफ प्लस मेद इन तालु पुप्पुट। कंठगत रोगों के लक्षण। कंठगत रोगों के लक्षण में अगर हम देखें तो कंठगत रोग कितने होते हैं 17, बट इसमें कुछ मेन दिए हुए हैं, डिटेल हम संहिता में पढ़ेंगे। सबसे पहले है रोहिणी। रोहिणी का भेद क्या है, 5 हैं, अनिल, पित्त, कफ, VPK, रक्तजन, मांसज, ठीक है, VPK, R एंड मांसज 5 होते हैं। एंड रक्त जो होता है असाध्य होता है। सेकंड इज कंठ शालुक, ये कफज होता है, ये कोल अस्थि के प्रमाण के जैसा होता है, ठीक है। कोल प्रमाण पहले हम तालु पुप्पुट में पढ़ा था हमने तालुगत रोग में, अब है कंठगत में कंठ शालु, कोल अस्थि प्रमाणवत एंड ये कफज है। एंड कंठ शालु को हम फेरिंजियल स्वेलिंग भी बोलते हैं, एडिनॉइड्स भी बोलते हैं। अधिजीवा, अधिजीवा होता है जिसमें अब देखिए इसमें आचार्य सुश्रुत ने कंठगत रोग में अधिजीवा माना है एंड जीवागत रोग में उपजीविका माना है। तो अधिजीविका में जीवा अग्र रूप श्वेतु होता है, जीवा के अग्र रूप में श्वेतु होता है एंड कफज और रक्तज रोग इन्वॉल्व होता है, दोष इन्वॉल्व होता है। शतग्नि, ये त्रिदोषित वर्ती, वर्ती घना कंठ अवरोधनी, ठीक है, ये होता है कि वर्ती त्रिदोषित वर्ती शतग्नि मतलब कि इसमें कंठ वर्ती के समान लक्षण आते हैं जिसमें कंठ अवरोध हो जाता है। मतलब आप यही याद कर सकते हैं कि त्रिदोषज वर्ती, इसमें कंठ अवरोध हो जाता है। गिलायु, गिलायु में आम्लक अस्थि प्रमाणवत होता है, कफ और रक्त दोष इन्वॉल्व होता है इसमें।
दोस्तों अगर हम देखें तो जो ओरल कैविटी मुख दोष है इसमें मेनली कफ और रक्त दोष ज़्यादातर बताए गए हैं ज़्यादातर व्याधियों में। ठीक है, तो गिलाइयों में आम्लक अस्थि प्रमाणवत एंड कफ एंड रक्तजन्य। विदारी, विदारी पित्तज होता है। ठीक है, पार्श्व विशेषात स तु येन शेते, ये याद रखना है, ये रेफरेंस करके पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए बोला गया है। पार्श्व विशेषात स तु येन शेते, मतलब विदारी मतलब पैथिक होता है, मतलब जिस पार्श्व में रोगी सोता है उसी पार्श्व में रोग उत्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अच्छा, इसमें एक सर्वगत रोग जो मैंने बताया है मुख रोगों में, इसमें यहाँ बताया नहीं हुआ बट ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसके 3 भेद होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा होगा। एंड इसके साथ हम अभी अपने नेक्स्ट एपिसोड में सुश्रुत शारीर स्थान स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को रिपीटेडली सुनिए ताकि आपको सुनने से ही याद हो जाए एंड कॉन्फिडेंस भी आप में पैदा हो जाए कि हमें मतलब कि तैयारी हमारी अच्छी हो रही है और इस चीज़ से हमें भी खुशी होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियो। बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।